दोस्तों, क्या अब इंडियन टैंक्स खुद अपने अंदर से केमिकजी ड्रोन लॉन्च करके दुश्मन को बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट रेंज में हंट करने वाले हैं? क्या प्रोजेक्ट कूसा सच में रशिया के S-400 ट्रियम्फ को कॉस्ट और कैपेबिलिटी दोनों में चैलेंज करने वाला है? क्या भारत का नया हेल यूएवी डायरेक्टली MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को टक्कर देने वाला है? और क्या सुखोई Su-30 MKI को इंजन टेस्टबेड बनाना एक रिस्की मूव होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के आर्मर्ड वॉरफेयर डॉक्ट्रिन से जुड़ी एक बहुत ही क्रिटिकल डेवलपमेंट की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक बड़ा कैपेबिलिटी गैप आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि टैंक्स के लिए बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट यानी BLAWS कॉम्बैट कैपेबिलिटी से रिलेटेड होने वाला है। इस वजह से अब इंडियन आर्मी की तरफ से एक इंडिजिनस लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसे डायरेक्टली टैंक के 81 mm स्टैंडर्ड की स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को समझे तो मॉडर्न बैटलफील्ड में टैंक को सबसे बड़ा थ्रेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टीम, हिडन एम्ब्यूश यूनिट और ड्रोन असिस्टेड टारगेटिंग सिस्टम से मिल रहा है। ये थ्रेट अक्सर टेरर मास्किंग का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से टैंक के ट्रेडिशनल लाइन ऑफ साइट वेपन इन्हें डिटेक्ट और एंगेज नहीं कर पाते हैं। अभी तक हमारे टैंक जैसे कि T-72, T-90 या अर्जुन टैंक मेनली अपने गन सिस्टम या एक्सटर्नल यूवी सपोर्ट पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन अभी जो नया सिस्टम प्लान किया जा रहा है वो टैंक्स को खुद का ऑर्गेनिक ISR और स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अभी एग्जिस्टिंग 81 mm स्टैंडर्ड की स्मोक डिस्चार्जर को एक यूएवी लॉन्च प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान किया जा रहा है, यानी बिना मेजर मॉडिफिकेशन किए ही एक कॉम्बैट लॉटरिंग मुनिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जो कि एयर में जाकर सर्वेलेंस करेगा, टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा और जरूरत पड़ने पर प्रिसीजन स्ट्राइक कंडक्ट करेगा। खास बात यह कि ये सिस्टम ऑटोनोमस टारगेट सर्च, सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक और डे नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है। मतलब टैंक क्रू को रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस मिलता रहेगा, जो कि उनकी सर्वाइवलिटी को काफी इंक्रीज करने वाला है। इसके साथ ही सेफ्टी भी यहाँ पर एक मेजर फोकस होने वाला है। इसमें अबॉर्ट फंक्शन, सेल्फ न्यूट्रलाइजेशन फंक्शन और मिशन टर्मिनेशन जैसे फीचर मौजूद होने वाले, ताकि किसी भी मालफंक्शन के केस में कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया जा सकेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट इंडियन आर्मी के टैंक्स को एक नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, जहां वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हंटर के लिए रोल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या मानना है? क्या लॉटरिंग मुनिशन सच में बैटलफील्ड में आगे चल के गेम चेंजर साबित हो सकता है फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है। अभी ये प्रोग्राम धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रशियन ओरिजिन S-400 सिस्टम का इंडिजिनस अल्टरनेटिव बन सकता है। सबसे पहले अगर कॉस्ट की बात करें तो भारत ने 5 S-400 स्क्वाड्रन के लिए लगभग 45,000 करोड़ को स्पेंड किया है। वही प्रोजेक्ट कूसा अभी अराउंड 21,700 करोड़ में सिमिलर 5 स्क्वाड्रन कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, यानी डायरेक्टली यहाँ पर हमें 30 से 40% का कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एयर डिफेंस जैसे हाई कॉस्ट डोमेन में एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम लेवल पर नहीं बल्कि मिसाइल लेवल पर भी खास एडवांटेज देखने को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट कूसा के M1, M2 और M3 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास होने वाले हैं, जो कि पर यूनिट के हिसाब से होने वाले हैं, जो कि रशियन ओरिजिन मिसाइल से काफ़ी कम है। इसका मेन रीजन ये कि ये पूरा इकोसिस्टम इंडिजिनस और इनको कम्प्लीटली भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात इनकी कॉस्ट नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर सॉवरेनिटी होने वाली है। इंपोर्टेड सिस्टम में सोर्स कोड एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन प्रोजेक्ट कूसा में भारत के पास 100% कंट्रोल मौजूद होने वाला है, यानी कि कोई हिडन लिमिटेशन नहीं या रिमोट रेस्ट्रिक्शन का रिस्क हमारे पास नहीं होने वाला है। इसका डायरेक्ट फायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में हमारे सामने कोई नया थ्रेट आता है, जैसे कि स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे चेंगडू J-20 या J-35, तो भारत खुद अपने रडार और एंगेजमेंट एल्गोरिदम को उसी हिसाब से अपडेट कर सकता है, जिसके लिए फॉरेन डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लाइफ साइकिल कॉस्ट भी यहाँ पर एक मेजर फैक्टर बनने वाला है। S-400 जैसे सिस्टम में मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट और अपग्रेड के लिए फॉरेन OEM के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जिससे कॉस्ट और डाउन टाइम दोनों इंक्रीज होता है। वहीं कूसा का पूरा सस्टेनमेंट इकोसिस्टम भारत में ही होने वाला है, जिस वजह से फास्टर रिपेयर, लोअर कॉस्ट और कंटिन्यूस अपग्रेड संभव होने वाला है। इसके अलावा इंटीग्रेशन भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। कूसा को डायरेक्टली भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल होने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिस वजह से एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ जैसे कि DRDO की नेत्रावैक्स
अपकमिंग अवैक और एमका जैसे एयरक्राफ्ट के साथ इसका रियल टाइम डाटा शेयरिंग पॉसिबल होने वाला है, जो कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में बहुत ही काम आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रोजेक्ट कूसा सिर्फ एक सस्ता अल्टरनेटिव नहीं होने वाला है, बल्कि एक फुल्ली सॉवरेन, फुल्ली रेडी एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला, जो कि भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकता है, जो कि S-400 सिस्टम के मुकाबले लॉन्ग टर्म में हमें 50% सस्ता पड़ सकता है। और अभी इसकी M1 इंटरसेप्टर मिसाइल का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया जा चुका है। अगला अपडेट भारत के हेल यूएवी प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवी प्रोग्राम एक क्रिटिकल फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसे कंसेप्चुअल स्टेज से फुल स्केल डेवलपमेंट में शिफ्ट किया जा चुका है। ये यूएवी एक हंटर किलर प्लेटफॉर्म के रूप में अभी डेवलप किया जा रहा है, जो कि कैपेबिलिटी के मामले में अमेरिकन ओरिजिन MQ-9B स्काई गार्डियन के बराबर है, उसका क्लोज हो सकता है। इसका मेन फोकस आई-स्टार मिशन यानी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेंस के साथ साथ प्रिसीजन स्ट्राइक होने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फोकस इसकी प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है, जिसके लिए DRDO की तरफ से अभी एक 1000 HP से 1200 HP क्लास की इंजन को डेवलप करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर किया जा रहा है। यह इंजन कैटेगरी ग्लोबली हेल यूएवीज के लिए काफी आइडियल माना जाता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर 24 घंटे के आसपास एंड्योरेंस और हेवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी को प्रोवाइड करने वाला है। DCPP मॉडल के तहत अभी इन इंजन्स की प्रोटोटाइप फेज को स्टार्ट किया जाने वाला है, जहां टाटा, L&T और अदानी जैसे प्राइवेट प्लेयर इसमें इनिशियल 5 प्रोटोटाइप को डेवलप करने में मेजर रोल को प्ले कर सकते हैं। यह अप्रोच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फास्ट ट्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। डिजाइन की बात करें तो अभी इस ड्रोन की 2 कन्फिगरेशन पर काम किया जा रहा है, एक वाइट टेल डिजाइन होने वाला और एक ट्विन बूम कन्फिगरेशन वाला डिजाइन होने वाला है। वाइट टेल वेरिएंट स्टेल्थ और लो ड्रैग के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जबकि ट्विन बूम डिजाइन स्टेबिलिटी और हायर पेलोड कैपेसिटी के ऊपर फोकस करने वाला है, जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से डेवलप किए गए हेरॉन टीपी जैसा डिजाइन हो सकता है। इनिशियल प्रोटोटाइप में इंपोर्टेड हनीवेल की TP331-10 इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला, जो कि इनिशियल टेस्टिंग के लिए एक रिलायबल बेसलाइन प्रोवाइड करने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें एक इंडिजिनस इंजन को इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। इसके लिए HTSC 1200 इंजन को टर्बोप्रॉप कॉन्फ़िगरेशन में अडॉप्ट किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में इंपोर्टेड इंजन्स को रिप्लेस कर सकता है और भारत को कंप्लीट इंजन सॉवरेनिटी प्रोवाइड कर सकता है। हमारी ट्राइस सर्विस में अभी लगभग 100 से ज्यादा हेल यूएवीज को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा मेल यूएवी की भी एक सेपरेट रिक्वायरमेंट होने वाली है, यानी कि आगे चल के हमें एक पूरा मल्टी लेयर्ड अनमेन्ड इकोसिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रोग्राम सिर्फ एक यूएवी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होने वाला है, जहां पर वो इंपोर्टेड ड्रोन्स पर डिपेंडेंसी को कम करके एक स्केलेबल और इंडिजिनस अनमेन्ड फोर्स को क्रिएट कर सकता है। अगला अपडेट भारत के एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत का एरो इंजन इकोसिस्टम एक बड़े ब्रेक थ्रू के एज पर खड़ा हुआ है, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्रपोजल को दिया गया, जिसमें GTRE की तरफ से 2 सुखोई Su-30M के एयरक्राफ्ट को भी फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने का डिमांड किया जा रहा है। इसका सिंपल मतलब ये कि अभी तक जो टेस्टिंग मेनली ग्राउंड पर होता था और फॉरेन कंट्री में करना पड़ता था, अब उसे रियल फ्लाइट कंडीशन में शिफ्ट किया जाएगा और इनको भारत में किया जाएगा। ये स्टेप बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि एडवांस इंजन जैसे कि कावेरी 2.0 और फ्यूचर में बनाया जाने वाला हाई थ्रस्ट इंजन्स को सर्टिफाई करने से पहले कई बार एक्चुअल फ्लाइट की जरूरत पड़ने वाली है। प्लान के मुताबिक इन Su-30M के जेट्स में एडिशनल सेंसर और इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया जाने वाला है, जिससे इन फ्लाइट इंजन परफॉर्मेंस डाटा कलेक्ट किया जा सकेगा। यहाँ सुखोई को सिलेक्ट करने के पीछे एक खास बात है, क्योंकि सुखोई में 2 इंजन होते हैं, जिस वजह से इसका एक इंजन मेन इंजन का काम करेगा, जो कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और दूसरा इंजन हमारा जो टेस्ट इंजन होगा वो रहेगा, जहां पर इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाएगा। अभी GTRE का फोकस सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं बल्कि कंपैरिजन भी होने वाला है। इस टेस्टिंग के दौरान इंडिजिनस कंपोनेंट को फॉरेन OEM कंपोनेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा, जिसमें मेनली थर्मल एफिशिएंसी, प्रेशर रेशियो और मेटल परफॉर्मेंस को रियल कंडीशन में वैल्यूएट किया जाएगा। इसके साथ ही फेलियर मोड्स, इफेक्ट्स और क्रिटिकलिटी एनालिसिस भी कंडक्ट किया जाएगा, जिससे पोटेंशियल फेलियर पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उनकी रिलायबिलिटी को वैलिडेट किया जाएगा। ये स्टेप हमारे इंजन्स की सर्टिफिकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सुखोई जैसे फाइटर जेट में डिफरेंट टाइप की 2 इंजन को टेस्ट करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली है, क्योंकि फाइटर जेट की इंजन बे फिक्स्ड होता है, उसके अंदर प्लग एंड प्ले टाइप की हम कोई भी इंजन को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम सुखोई को एक इंजन टेस्ट बेड बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें डिफरेंट इंजन को टेस्ट करने के लिए
इसकी इंजन बे को लगातार मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली और प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। और ऐसा करने से एयरक्राफ्ट का मेन एयरफ्रेम धीरे धीरे वीक होने वाला है, जिस वजह से दुनिया भर में मेनली बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंजन टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 4 इंजन होते हैं और उसमें इंजन विंग्स पर लगाया जाता है, जो कि प्लग एंड प्ले वाला होता है। लेकिन हमारे पास कोई इंजन टेस्ट बेड ना होने की वजह से एक चीप ऑप्शन के तौर पर अभी GTRE की तरफ से इस रिस्की अप्रोच को फॉलो करने का सजेशन दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।